Rangesh, are you there? Thank you. So good evening all of you, and today probably would be the last lecture related to the theory of this chapter, that is calculation of underwriter's liability. Friends, I will be presenting my screen to you. I'm sure that all of you have solved the basics of question number 6. In fact पूरा question number 6 solve किया. वहाँ पर लेकिन एक बहुत important statement आया था, no credit is given for fixed underwriting. Fixed underwriting refers to firm underwriting. Now इसका क्या खास बात है, आज हम लोग इसको समझ लेते हैं. But before I teach the meaning of this, we will solve question number 6 once again. In fact, I will solve. If you have already solved it, you can check what you have done is right or wrong. So we will write calculation of underwriter's liability. Step number 1. Now you all know how to calculate underwriter's liability. So I'm just taking the statement from the above question so that my work becomes a bit easier. अंडरराइटर्स लाइबिलिटी में 3 स्टेप होते हैं. पहला हम लोग जो है वी कैलकुलेट द नेट लाइबिलिटी, देन वी कैलकुलेट आवर अमाउंट रिसीवेबल पेएबल एंड फाइनली जर्नल एंट्रीज. सो यहाँ पर 3 जने परेश, पराग, प्रवीण, तो तुम्हारे पास लिखा हुआ है तो डेफिनेटली यू कैन हेल्प मी विद द थिंग्स. बोलो ग्रॉस लाइबिलिटी. ग्रॉस लाइबिलिटी कितना है? 45,000, 30,000 एंड 15,000. सब लोगों ने लिखा हुआ है, मान के चलूं मैं? यस सर. ओके. मार्क्ड एप्लीकेशंस अगर हम लोग देखेंगे तो 18, 15, 12. सो मार्क्ड एप्लीकेशन अगर लेस कर रहे हैं सो इट इज 18,000, 15,000 एंड 12,000. 45 माइनस 18 अगर हम लोग करते हैं तो वी गेट 27,000. 30 माइनस 15 किया तो 15,000 एंड 15 माइनस 12 किया तो 3,000. We have received applications for 60,000 shares. We have received application for 16,000 shares. और अगर हम लोग ये तीनों का टोटल करें तो 45,000 मार्क्ड है, उन लोगों ने बोला है. इसका मतलब अनमार्क्ड हो जाता है 15,000. तो 15,000 अनमार्क्ड एप्लीकेशन we distribute in the ratio of 3:2:1, which is the gross liability ratio. 15,000 को अगर आप 3:2:1 में डिवाइड करते हो, कैन यू हेल्प मी विद द नंबर्स? किया है ना आप लोगों ने कैलकुलेशन? 7,500. ओके, 7,500, 5,000 या and 2,500. 20-22 लोग शायद हमारे अभी लिंक में जुड़े हुए हैं. आई थिंक everyone should take the opportunity to answer. Anyways, जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना इजी हो जाएगा दोस्तों. तो 27,000 minus 7,500 is 19,500. This is 10,000 and this is 500. फर्म अंडर राइटिंग अगर हम लोग देखें, लेस करें हम लोग फर्म अंडर राइटिंग, तो फर्म अंडर राइटिंग वॉज 7,500, 4,500 एंड 4,500. तो 7,500, 4,500 एंड 4,500 अगर हम लोग लेस करते हैं 19,500 में से 7,500 तो 12,000, यह आएगा 5,500 और ये आएगा माइनस 4,000. तो हम लोगों का एक जन का नेगेटिव आ रहा है, प्रवीण का नेगेटिव आ रहा है. सो हम लोगों ने क्या करना है, सब लोगों को मालूम है, सरप्लस ऑफ प्रवीण डिस्ट्रीब्यूटेड among Paresh and Parag
in the ratio of 3:2. सो 4000 को 3:2 में अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे आएगा 2400 और 1600. एम आई राइट? Yes, sir. You get 4000 distributed. So 12,000 minus 2,400 gives us 9,600. 5,500 माइनस 1,600 बोलेगा तो हम लोग को आएगा 3,900 और ये हो जाएगा 0. एड फर्म अंडर राइटिंग. फर्म अंडर राइटिंग हम लोग जानते हैं 7,500, 4,500 और 4,500. सो नेट लाइबिलिटी 5 और 6 11, 10 और 7 17, 17,100, 9 5 14, 7 और 1 8, तो 8,400 और 4,500. बोलो क्या आप लोग यहाँ तक ये स्टेटमेंट बना पाए क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good, very good. Anybody having any doubts here? Anyone having any doubt? You can ask me then. फाइन. नंदिनी सेज नो. लक्ष्मी गुप्ता फाइन. चलो वेरी नाइस. तो अगर इतना बेसिक आप लोगों को समझ में आया है तो ये स्टेटमेंट क्या बोलना चाहता है, अभी हम लोग उस स्टेटमेंट के तरफ आते हैं. नो क्रेडिट इज गिवन फॉर फिक्स्ड अंडर राइटिंग. मेरे दोस्तों ध्यान रखो, आपने जब फर्म अंडर राइटिंग माइनस किया 7,500, 4,500 और 4,500, आपको क्या लगता है ये अंडर राइटर्स को इसका बेनिफिट मिला क्या? यस और नो? आपको क्या लगता है? आप दो ही जवाब है, या तो उनको बेनिफिट मिला है या तो बेनिफिट नहीं मिला है. आपको क्या लगता है? अब सिंपल सा बात है दोस्तों कि अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? माइनस, तो उनको उसका बेनिफिट दे रहे हैं. मतलब एक तरीके से हम लोग मान रहे हैं कि उन लोगों ने भी शेयर्स बेचा, भले ही खुद को बेचा लेकिन उन्होंने बेचा. सो व्हेन फर्म अंडर राइटिंग इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस लायबिलिटी, the benefit of firm underwriting is derived by the underwriters. I want to know from all of you, could you understand the meaning of this sentence? When firm underwriting is deducted from gross liability, the benefit of underwriting is derived by the underwriters. I want all of you to unmute and tell me, could you relate to this statement? Yes or no? Yes, sir. एक स्टूडेंट का आवाज आया मेरे को, बाकी लोग को समझा नहीं लगता है. अगर समझ गया है तो मेरा सिखाने का तरीका ये अलग हो जाएगा. विशाल बोलता है नो. ठीक है, मैं और एक बार कोशिश करता हूँ. सिर्फ ये समझना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने से पहले. बाकी हाथ में जो काम है तुम्हारे बाजू में छोड़ दो और इधर कंसंट्रेट करो दोस्तों, क्योंकि ये नहीं समझेगा तुमको तो कुछ नहीं कर पाओगे. इसके ऊपर आगे का पूरा चैप्टर है आपका. ये फर्म आपको मेरा सबको स्क्रीन दिखता रहेगा. तो हम लोगों ने फर्म अंडर राइटिंग 7,500, 4,500, 4,500 ये ग्रॉस लाइबिलिटी से लेस किया, मतलब 45,000 में से ये लेस हुआ है अल्टीमेटली. यानी कंपनी ऐसा मान रही है कि परेश ने 7,500, जैसे उसके नाम का 18,000 एप्लीकेशन पब्लिक ने खरीदा वैसा 7,500 भी पब्लिक ने खरीदा, उसको हम लोग उसका क्रेडिट दे रहे हैं. सो बेनिफिट को एक और नाम है क्रेडिट. क्रेडिट यानी उसको हम लोग श्रेय दे रहे हैं कि तूने 7,500 बेचा. किसको बेचा इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है. हमको इसी बात से लेना देना है कि आपने शेयर्स बेचा.
इसीलिए हम आपके लाइबिलिटी में से उतना अमाउंट 7,500 परेश का, 4,500 पराग का और 4,500 प्रवीण का लेस कर रहे हैं। बोलो अभी क्या ये बात आपको समझा क्या? Yes, sir. सर। Yes, sir. यानी सिंपल सा बात है, व्हेन फर्म अंडर राइटिंग इज डिडक्टेड इन एक्चुअल्स from the gross liability, the benefit or credit of firm underwriting is derived by the underwriters। और क्वेश्चन क्या बोलता है, उनको क्रेडिट नहीं देना है। तो इफ द क्वेश्चन सेज द बेनिफिट or credit of firm underwriting must not be given to the underwriters, then the firm underwriting will be treated as unmarked applications and hence distributed in the ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो। दोस्तों आज का मेरा लेक्चर ये 3 सेंटेंस के ऊपर ही है, इसलिए ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। सेंटेंस बोलता है कि अगर क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन में, कि हमको अंडर राइटर्स को उसका बेनिफिट नहीं देना है। किसका बेनिफिट नहीं देना है? फर्म अंडर राइटिंग का। यानी जो फर्म अंडर राइटिंग का टोटल होगा, अपने केस में 7,500, 4,500, 4,500 तीनों ऐड करो 7,500 प्लस 4,500 प्लस 4,500, बोलो टोटल कितना आता है? 16,500। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में 16,500 जो अमाउंट आएगा 16,500 that will be distributed 16,500 shares of firm underwriting will be distributed in the ratio of 3:2:1। तो देखते हैं अगर ये करेंगे तो क्या फर्क होगा फिर। ठीक है, तो हमारा आंसर को मैं वापस एक बार अपने लिए कॉपी कर लेता हूं। सब लोग ध्यान दो, बहुत सिंपल सा बात है। अगर आपको दिया द बेनिफिट इज नॉट टेकन, तो क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ अंडर राइटर्स लाइबिलिटी इफ द क्रेडिट ऑफ फर्म अंडरटेकिंग इज नॉट गिवन। तो फ्रेंड्स सबसे पहला बात तो ये समझ जाओ कि आपका पहला पार्ट जो है, पहला पार्ट यानी क्या सर? ग्रॉस लाइबिलिटी माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, दिस विल रिमेन द सेम। फर्क पड़ेगा, फर्म अंडर राइटिंग will be distributed in the ratio of gross liability, that is 3:2:1। तो फ्रेंड्स 16,500 को अगर आप 3:2:1 में बांटोगे तो क्या होगा? 8,250। चेक करो बरोबर आ रहा है क्या? Yes, sir. दूसरे का आएगा 5,500 और तीसरे का आएगा 16,500 को अगर आप लोग डिवाइड करते हो तो 2,750। तो 19,500 माइनस 8,250 अगर आप करोगे तो यू विल गेट 11,250। 10,000 minus 5,500 is 4,500 and this is minus 2,250। सरप्लस पहले भी आ रहा था, सरप्लस अभी भी आ रहा है, लेकिन अब सरप्लस का अमाउंट काफी कम हो गया है, 2,250 शेयर्स हो गए हैं। अब ये 2,250 को अगर मैं
3:2 में बांटूं, अगर मैं 3:2 में बांटूं तो आई विल गेट 1350। अभी सिर्फ मैक्स बदली हो रहा है दोस्तों, लॉजिक सब सेम है। एंड 2250 को अगर मैं लेट अस से फॉर एग्जांपल 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो दैट वुड बी 1000, सॉरी 900, not 1000, that would be 900, 2250. So now what is the situation? 11,000 minus 3,350 will be 9,900. 4,500 में से 900 गया तो that would be 3,600 and this will be 0. देखो पहले और अभी के टेबल में पहले कितना था 9,600, 3,900, अब कितना हो गया? फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड करने के पहले 9,600 और 3,900, अब कितना हो गया? अगर वो देखेंगे तो वही 9,900 3,600 है, लेकिन इंटरनल कैलकुलेशन अगर आप लोग देखोगे तो वो चेंज हो गया है। ठीक है, जो अंडर राइटिंग का अपन ने फॉर्म अंडर राइटिंग बांटा था और जो सरप्लस आया था उसका नंबर्स चेंज हो गया। जरूरी नहीं कि ये नंबर हमेशा सेम रहे, यहाँ पर वापस कोइंसिडेंस है कि इट रिमेन्स द सेम। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स दिस विल ऑल्सो चेंज। ठीक है, सो 2250 को अगर मैं बांटा हूँ, क्योंकि वो रेशियो मेंटेन हुआ है, इसके वजह से आंसर हैज रिमेन्ड द सेम। वापस आई विल ऐड बैक द फॉर्म अंडर राइटिंग। नाउ व्हेन फॉर्म अंडर राइटिंग इज एडेड बैक, रिमेंबर इट विल बी एक्चुअल फॉर्म अंडर राइटिंग। ये जब एड बैक होगा तो ये हमेशा एक्चुअल्स होगा। क्या होगा? ये एक्चुअल्स। एक्चुअल्स कितना था? 7,500, 4,500 और 4,500। जरूरी नहीं है कि आंसर हमेशा दोनों के हिसाब से सेम आए। ठीक है, सो अभी यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे 4 और 17,400, 17 है ना कि 18 है? 9 5 14, 10 और 7 14, हाँ, दिस इज 8,100 एंड दिस इज 4,500। फ्रेंड्स, दो स्टेप में फर्क पड़ा है। क्या सिखा रहा हूँ आज के लॉजिक में, याद रख लो। यहाँ पर कोइंसिडेंस है कि पहले गलत लिखा था कि हाँ, यहाँ पर सिर्फ नंबर सिर्फ देखो थोड़ा सा इनफैक्ट सेम नहीं है, मैंने गलत पढ़ा। 9,600 है इधर, इधर 9,900 हो गया, और दूसरे का जो है 3,900 था वो 3,600 हो गया। चेंज हुआ है यहाँ पर नंबर्स भी, तो लाइबिलिटी जो है वो भी फर्क पड़ा है। 17,400 और 8,100, सॉरी मैंने बोला नंबर सेम है, इनफैक्ट नंबर सेम नहीं है। उधर 9,600 और 3,900 था, इधर 9,900 और 3,600 हो गया। नंबर्स पे थोड़ा ध्यान दो। नंबर्स का लाइबिलिटी का वैल्यू उधर 17,100 8,400 था, इधर 17,400 और 8,100 हो गया। यानी परेश और पराग का लाइबिलिटी के हिसाब से देखोगे तो परेश का लाइबिलिटी बढ़ गया और पराग का लाइबिलिटी कम हो गया। ये कब हुआ? व्हेन द बेनिफिट ऑफ अंडर राइटिंग इज नॉट गिवन। ये कब हुआ? व्हेन द बेनिफिट ऑफ अंडर राइटिंग इज नॉट गिवन। दोस्तों, थोड़ा सा सिर्फ टेक्निकल फर्क है, बाकी सारी बातें सेम है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो आपको याद रखना है कि जैसा था नॉर्मल अपन पहले सॉल्व करते थे, लेस करते वक्त फॉर्म अंडर राइटिंग एक्चुअल्स और बाद में ऐड करने का एक्चुअल्स। लेकिन अगर क्वेश्चन में जैसा ये सेंटेंस दिया है, क्या सेंटेंस है वो? नो क्रेडिट इज गिवन फॉर फिक्स्ड अंडर राइटिंग। क्या बोलता है? नो क्रेडिट इज गिवन फॉर फिक्स्ड अंडर राइटिंग। तो आपके आंसर में क्या फर्क पड़ेगा? जब फॉर्म अंडर राइटिंग लेस होगा तो इट विल बी डिडक्टेड इन द ग्रॉस liability ratio. In which ratio? Gross liability ratio. and जब ऐड होगा तो वो एक्चुअल्स में होगा। इसीलिए मैंने बोला था क्लासरूम में उस दिन कि वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। कंफ्यूजिंग है, डिफिकल्ट नहीं है, ये कंफ्यूजिंग है। यस काजल मिश्रा, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? प्लीज अनम्यूट एंड आस्क। अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हो।
So this is the only change that we are discussing today. अब क्वेश्चंस में आप लोगों को देखने मिलेगा कि कभी बोलेंगे बेनिफिट देना है, कभी बोलेंगे बेनिफिट नहीं देना है, तो सिर्फ आंसर में फर्क पड़ेगा। अगर बेनिफिट देना है तो नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल सब कुछ, अगर नहीं देना है तो फर्क इतना ही है कि फॉर्म अंडर राइटिंग विल बी ट्रीटेड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो। रूल याद रख लो दोस्तों, रूल याद रख लो। रूल याद किया तो सॉल्यूशन बहुत इजी है, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर नहीं देना है, बेनिफिट मस्ट नॉट बी गिवन, क्रेडिट या बेनिफिट नहीं देना है, तो तुम लोग याद रख लो तुमको क्या करना है। फर्म एप्लीकेशंस जो है, फर्म अंडर राइटिंग को कौन से रेशियो में बांटना है? ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो। किसमें बांटना है? ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो। आपने क्वेश्चन नंबर 6 घर पे किया, मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, आंसर में 300 यूनिट्स का इधर उधर फर्क पड़ा। समझा क्या? दोनों स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा क्या? दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, कि अगर आप लोगों को क्या पूछा है, बेनिफिट देना है या बेनिफिट नहीं देना है। इफ बेनिफिट इज गिवन बोलेंगे तो वही करना है, नहीं देना है तो नहीं देना है। या सचिन जादव कुछ पूछना है तेरे को? हाँ सर। बोल। सर फॉर्म अंडर राइटिंग अगर अनमार्क एप्लीकेशन में ऐड करके बाद उसके साथ लेस किया तो, क्योंकि जेएलआर तो अनमार्क एप्लीकेशन को भी देने देगा ना नहीं अपने नहीं, को। बहुत ज्यादा शॉर्टकट करने मत जाओ, गड़बड़ हो जाएगा। आंसर सेम आएगा लेकिन बहुत ज्यादा शॉर्टकट करोगे तो फंस जाओगे। तो क्योंकि अपन बाय हार्ट करके रखा है ना, ग्रॉस लाइबिलिटी लेस मार्क लेस अनमार्क लेस फॉर्म अंडर, तो सिर्फ क्या याद रखने का? बेनिफिट नॉट गिवन तो ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो, ओके। बस वही करना है। करना वही है तू जो बोल रहा है। हाँ। लेकिन अगर तेरे को समझ में आता है, तू बोलता है कि आई कैन डू इट, गो अहेड। तू नहीं ओके कर पाता है तो दैट्स योर। ओके ओके सर। मैक्स है, अल्टीमेटली मैक्स है। लेकिन लास्ट में ऐड होते वक्त रिमेंबर एवरीवन, लास्ट में ऐड होते वक्त एक्चुअल सी ऐड होता है। लास्ट में गड़बड़ मत कर देना, मतलब इधर लेस किया उतना ही ऐड मत करना। इसका यही खतरनाक पॉइंट है, ऐड होते वक्त एक्चुअल्स ऐड होता है जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। मैं आप लोग को वक्त दे रहा हूं, जो पूछना है पूछ लो। एक क्वेश्चन अभी आप लोग लिखोगे तो और क्लैरिटी में समझेगा। काजल मिश्रा कुछ पूछना है आपको? बहुत देर से आपने हैंड्स रेस किया है। यस एनीबडी, यू कैन अनम्यूट एंड टॉक और यू कैन स्टार्ट राइटिंग। देन मैं घाई नहीं करने वाला हूँ, आज के दिन में इतना ही सिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये एक बात समझ गया तो अपना टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, ओके, यू कैन डाउन योर हैंड्स। Mangesh, you can stop recording for the time being. So everyone, you have